के साथ ही हर जनपद में जाना है तो 54 ऐसे अन्य बस स्टेशन भी इंतजार कर रहे हैं जहां पर पीपीपी मोड पर हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। एक छत के नीचे बस स्टेशन भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, यात्री चालक परिचालक की सुविधा उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर होगा, तो वहां पर होटल आदि की सुविधा भी हो। कोई पैसेंजर आया है, उसको ठहरना है, उसकी सुविधा हो, पार्किंग की उचित व्यवस्था भी हो। ये सभी चीजें हमें इसके माध्यम से विकसित करनी होंगी। एडीटीसी के 4 नवीन केंद्रों के प्रमाण पत्र भी यहां पर आज जारी किए गए हैं। आरबीएसएफ के 4 नवीनतम केंद्रों के भी प्रमाण पत्र आज यहां पर जारी किए गए हैं और 4 नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर के निवेशकों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के विषय में भी यहां पे प्रमाण पत्र दिए गए हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह को से जुड़े हुए 3 महिलाओं को भी जो योग्य थी, दक्ष थी, उन्हें नियुक्ति पत्र भी यहां पर वितरित किया गया है। ये इन सबके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा भी आज कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ हो रही है। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, सड़क सुरक्षा। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता का अभाव, बेहतर समन्वय को बनाए रखते हुए व्यापक जन जागरण के माध्यम से हम इसको फेज वाइज न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। याद करिए, अगर आपके कारण किसी पैसेंजर की जान बचती है तो प्रचार आपका अच्छा होगा, लोगों के मन में एक सुरक्षित यात्रा की अवधारणा परिवहन निगम के बारे में बनेगी। आपके कारण अगर कहीं लापरवाही के कारण किसी यात्री की जान जाती है तो परिवहन निगम की बस सेवा भी बदनाम होती है और साथ साथ आपको आर्थिक हानि भी होती है। यानी आपको कंपनसेशन भी देना होता है। यानी दोहरे लाभ भी हैं तो दोहरे नुकसान भी है। अंततः भुक्तभोगी पूरे परिवहन विभाग को होना पड़ता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं, जिनके हाथ में भी बस की स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनका नियमित रूप से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस उनका होता रहे। नियमित रूप से हर 3 महीने में कैंप लगाइए, हर 3 महीने में उनकी मेडिकल फिटनेस के कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए और खासतौर पर
आंखों के जरूर दिखवाइए, क्योंकि पता लगा कि सामने दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी स्टीयरिंग पकड़ करके चले जा रहे हैं, अंदाजे से चले जा रहे हैं। अंदाजे से आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सड़क पे बस लेकर के चल करके दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है, और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। आपके हमारे परिचित कोई भी हो सकते हैं। हमारे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का बाहर का भी तो हमारा अतिथि है। उसके प्रति भावनात्मक लगाव हमारे मन में होना चाहिए, और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी को अगर लें तो इस सड़क सुरक्षा के बारे में व्यापक जन जागरूकता, और IIT खड़गपुर इसमें अच्छा योगदान दे सकता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम IIT के साथ बैठें, हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें, यूपी पुलिस का भी सहयोग लें, परिवहन विभाग के अधिकारी भी उसमें सहयोग करें, PWD, नगर विकास और अन्य विभागों के साथ भी बेहतर समन्वय हो। हम देखें किन कारणों से ये हो रहा है। संस्थाओं को भी, इंस्टीट्यूशन को भी हमें अपने साथ सहभागी बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक के नियमों के बारे में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान, स्कूलों में व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम बने। हेलमेट पहन करके चलने से कैसे लोगों की जान बच सकती है, शराब और पी करके या नशे में बस चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है। अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को? ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे? रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, भाई क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं? भाई अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपने सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर हो गई धरती का कन्या।
प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और यह आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी, देश की भी। इस पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा और मानना मेरा है ये संभव है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से इसके बारे में कहा था कि थोड़ा इसके बारे में काम करिए। उन्होंने एक ऐप विकसित किया, देखा कि किन क्षेत्रों में एक्सीडेंट होते हैं और उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य करके उस ऐप को अप्लाई किया, कार्य किया। वहां पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई और अन्य तरीके से भी कार्य किए। परिणाम क्या रहा? अवेयरनेस का परिणाम क्या रहा? जहां महीने में 18 दुर्घटनाएं होती थी, उस स्पेसिफिक स्थल पर वह घट करके 1 महीने में 3 पर आ गई। और लगातार 3 महीने से प्रयोग चल रहे हैं हमारे। बहुत सारे स्थान हमने चिन्हित किए जहां पर ये चीजें आ रही हैं। आप सोचो, 18 दुर्घटनाओं को घटा करके 3 पर पहुंचाना और 3 को 0 पे पहुंचाना, ये रिजल्ट लाएगा। अलग अलग क्षेत्र में हमें इन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, इसके लिए नगर निकायों के साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कमेटियां उनके साथ में बैठ करके तय करना पड़ेगा कि भाई इनके लिए पार्किंग स्पेस तो सड़क वाहन खड़े करने के लिए नहीं है। कोई ट्रक, कोई टैंकर सड़क के किनारे न खड़ा हो, बल्कि जो उसके लिए जगह रिजर्व की गई हो वहीं पर वो खड़ा हो। ये जिम्मेदारी बनती है परिवहन विभाग के अधिकारियों की। पेट्रोलिंग बढ़ाएं, इन चीजों को दुरुस्त करें। एक तरफ यह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य दिया है, नेट जीरो एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका एक बेहतर माध्यम है। परिवहन विभाग भी, नगर विकास विभाग भी इस दिशा में कार्य कर सकता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मेरा मानना है अकेले परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग थोड़ा भी प्रयास कर ले, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख नई नौकरी सृजित करवा सकते हैं आप लोग। 3 लाख नई नौकरी केवल बसेज खरीद करके, गांव गांव की कनेक्टिविटी को, शहर टू शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी दे सकते हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए। परिवहन विभाग भी चलाएं, निजी क्षेत्र को भी परमिट करिए। नगर विकास विभाग भी चले, वो भी निजी क्षेत्र को भी उसमें परमिट करें, अच्छी सेवाएं दें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। कितने नौजवान आ जाएंगे, कितने लोगों के हाथों को कार्य मिलेगा, स्वयं का कार्य होगा, एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। कोई नाबालिग, कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति, वह 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बसेज हो या कोई ट्रक्स हो, इसकी स्टीयरिंग में न बैठे। यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस स्टेशन हमारे क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास हो? ये हो सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, इस सभागार में अच्छा किया कि आज परिवहन मंत्री ने यह कार्यक्रम यहां पे किया। कितना शानदार माहौल में, आवाज भी नहीं गूंज रही है लेकिन सुनाई सबको दे रही है। कितना सुंदर वातावरण, पूरा सभागार भी भरा है लेकिन कार्यक्रम भी शानदार तरीके से हो रहा है। ये चीजें
आपके बस स्टेशनों में भी हो सकती है, वहां पर भी हो सकती है। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि भाई परिवहन निगम की बस अपनी परमिसेस में रहेंगे, सड़कों पे बेतरतीब नहीं खड़े होंगे। हमें बस स्टेशन को उस रूप में बनाना पड़ेगा। इनकम भी होगी विभाग की, इनकम भी होगी तो आप सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। आप सोचो कि अगर पैसा ही नहीं होता तो क्या हम कोविड कालखंड में उत्तर प्रदेश के वासियों को इतनी सुविधाएं दे पाते? पैसा नहीं होता, क्या हमने यहां पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया होता? पैसा था तो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जहां पे पैसा नहीं था, जहां पे बहुत सारे कॉर्पोरेशन ऐसे थे जहां पैसा नहीं था, उसको बाइंड अप करने के लिए आदेश कर दिए गए, बंद कर दो भाई। ये चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। अगर हम समय की गति और समय की डिमांड के अनुसार, क्योंकि ये सुविधा तो आप जितनी अच्छी सुविधा देंगे, ये डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है, मार्केट का ये नियम है। आप अच्छी सेवा देंगे, लोग आपके पास आएंगे। आप अच्छी सेवा नहीं देंगे, लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। और मैंने देखा है इलेक्ट्रिक बस सेवा के प्रति लोगों के मन में एक नया चार्म है, लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। पर्यावरण की भी हम रक्षा कर पाते हैं और साथ साथ बेहतरीन यात्रा का भी आनंद लोग ले पाते हैं उससे। हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें सर्विसिंग की भी समस्या का समाधान, डीजल पेट्रोल की समस्या का भी समाधान सब अपने आप हो जाता हो। चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, उसमें भी निजी वेंडर आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास परिवहन विभाग को आगे करना पड़ेगा। ये चीजें हो सकती है, मंत्री जी समय दे रहे हैं, बस ये कि समय के अनुरूप करा दें तो और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और ये चीजें हमें आगे बढ़ानी पड़ेंगी, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। स्क्रैपिंग के भी उसको हमें देखना पड़ेगा। जितने भी आउटडेटेड सरकारी वाहन हैं, जितने भी हैं, उन सब को स्क्रैप तक भेजना, स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसका भारत सरकार लाभ दे रही है। कोई निजी वाहन भी अपना स्क्रैप करना चाहता है तो उसको हम रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। ये बार बार ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने वाहन को ले जाने से अच्छा, पर्यावरण के लिए चुनौती और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डालने से अच्छा है स्क्रैप करो, रोड टैक्स का लाभ प्राप्त करो। कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और भी अन्य ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हैं, उनके सेंटर बने हुए हैं, इसको और जवाबदेही के साथ चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। ये सभी परिवहन विभाग की छवि को और बेहतर करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो कार्यक्रम हम लोग परिवहन विभाग का कर रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन, क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। राजस्थान के अंदर से भी कोटा में जो लोग कोचिंग कर रहे थे, एक साथ वहां से लोगों को लाने, उत्तर प्रदेश में उनके जनपदों तक पहुंचाने, उत्तराखंड में भी उन तक पहुंचाने तक का कार्य परिवहन निगम के ही हमारे चालक परिचालकों ने किया था। ऐसे ही महाकुंभ के दौरान भी जब बहुत ज्यादा
भीड़ रेलवे स्टेशन पे होती थी तो हम परिवहन निगम की ही बसेज को दौड़ाते थे, भाई आप बसेस लगाओ। एक साथ 200-200, 500-500 बसेस लग रही थी और यात्रियों को भर करके फिर वहां से प्रयागराज के बाहर वाराणसी तक, चंदौली तक, गाजीपुर तक, गोरखपुर तक, देवरिया तक, बलिया तक पहुंचाने का काम होता था, बड़े अयोध्या तक पहुंचाने का काम होता था। ये तब जब हमारे पास साधन थे, तब ना सुविधा थी, तब हमें इन सब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने इतनी सारी सेवाओं को एक साथ आप लागू कर रहे हैं, इनकी नियमित समीक्षा, इनकी मॉनिटरिंग और इसका प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें सदैव तैयार रहना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना हमें पड़ेगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो विभाग की है, उसके तहत अपनी सेवाओं को और बेहतर आप कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को इन सभी योजनाओं की, इन सभी कार्यक्रमों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सड़क सुरक्षा के उस मानक को पूरा करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।